सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब वाला, इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो कि सियासत से बालातर होते हैं, रियासती मामलात होते हैं और उसमें सियासत का दूर दूर तक अमल दखल नहीं होना चाहिए। होता नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन नहीं होना चाहिए। मैं इसकी बड़ी अच्छी सी मिसाल आपको दूं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर मैच होगा ना, आपके इख्तलाफात आपस में कितने ही क्यों ना हो, आपके उन लोगों से इख्तलाफात क्यों ना हो जो 11 रुकनी टीम वहां पर खेल रही हो, लेकिन आप यकजान होके उन 11 खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे, उनके पीछे खड़े होंगे, वो चाहे खेलें, हारे, जीते, लेकिन आप उनको भरपूर तरीके से सपोर्ट करेंगे। ये रियासती मामलात होते हैं, ये खेल के मामलात तो हो गए, लेकिन सिफारतकारी भी कुछ इसी तरह की होती है। अगर आपकी तरफ से कोई ऐसा शख्स जा रहा है जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने उसकी भरपूर हिमायत करनी होती है। और एक ऐसे मुल्क के साथ जो कि आपका दुश्मन है, वहां पर जाकर बात कर रहा हो, तो जनाब आपने उस पर नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए और उसको भरपूर तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। ये रियासत के मामलात होते हैं, इसमें सियासत का अमल दखल नहीं होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ार खारजा की हैसियत से शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए गोवा गए और उन्होंने भरपूर तरीके से पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखा। कुछ लोगों की नजर में वो मौक़िफ़ जनाब कमजोर था, लेकिन ज्यादातर लोगों की नजर में वो मौक़िफ़ बड़ा सख्त तरीन था और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने वहां पर मौक़िफ़ रखा। भारत के अंदर हिंदुत्व, भारत के अंदर आरएसएस की गुंडागर्दी, भारत के अंदर मोदी सरकार की रियासती दहशतगर्दी को उजागर किया और पूरी दुनिया के सामने उजागर किया। कुछ लोग थे जो ये कह रहे थे कि जनाब यहां पर शिरकत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। शंघाई ताउन तंजीम की बुनियादी चाइना ने रखी थी, जो कि आपका बेहतरीन दोस्त है। बेहतरीन दोस्तों में तसव्वुर किया जाता है, तो क्यों हम अपना प्लेटफॉर्म छोड़ देते, क्यों अपनी जगह छोड़ देते, भारत को खिल के खेलने का मौका देते। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहां पर गए, उन्होंने रियासती दहशतगर्दी का जिक्र किया जो कि भारत कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वो ना सिर्फ हमारे मुल्क के मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों को, बल्कि जहां वो मुसलमान देखते हैं वहां पर उनको दहशतगर्द कहना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी हैरत हुई, और मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, इट इज नॉट एन ईजी टास्क टू फेस इंडियन मीडिया। इंडियन मीडिया को फेस करना आसान काम नहीं होता, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, शुरू से आखिर तक सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं और सवालात इस तरह के करते हैं कि जनाब आपको खुल के खेलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े अच्छे तरीके से तमाम मीडिया को फेस किया, बाकायदा इंटरव्यूज दिए और उन्होंने पाकिस्तान का मौके बड़े दिलकश तरीके से रखा। जयशंकर जो कि उनके वजीर खारजा है, गालिबन 30 से 35 साल उनकी सर्विस को हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस वक्त पैदा नहीं हुए होंगे जब जयशंकर ने अपनी सर्विसेज का आगाज किया था। तो आप सोचिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वहां जाके जयशंकर को इतना अनकंफर्टेबल किया कि आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सिफारती आदाब ही भूल गए। जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत छोड़ दिया, पाकिस्तान आ रहे थे, अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर आज बात करेंगे, लेकिन ये तो जनाब बैनुल अक़वामी मामला होगा। पाकिस्तान में 14 मई को होने क्या जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 2 केसेस चल रहे थे। एक केस का फैसला सुना दिया गया और कहा गया कि 14 मई को इलेक्शंस करवाने हर सूरत होंगे। फिर जनाब एक पिटीशन दायर की गई, जो कहा गया कि जनाब पूरे मुल्क के अंदर 1 तारीख को इलेक्शन होना चाहिए। उस पर फिर कहा गया कि हम कंसेंसस कर लेते हैं, मुज़ाकरात कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। 3 दौर हुए, तीनों नाकाम हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट में शाह अहमद कुरैशी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने वहां पर जाके बोला कि भाई सुप्रीम कोर्ट आईन और कानून के हिसाब से जो फैसला करना चाहे कर ले, और इसका फैसला भी अब महफूज कर लिया गया। तो क्या 14 मई को वाकई में पंजाब के इंतखाबात होंगे, नहीं होंगे? खान साहब ने भी आज कह दिया है कि जनाब से वो रोजाना की बुनियाद पर जलसे करेंगे, अवाम को बाहर लेकर आएंगे। एक तलवार ना अहली की भी लटक रही है कि जनाब अगर तौहीन अदालत हुई तो ना अहली की तलवार तो लटकेगी। तमाम सूरत पर बात करेंगे। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, फैयाजुल हसन चौहान साहब और बैरिस्टर एतजाज। सर, अगर आप दोनों की इजाज़त हो तो बैरिस्टर चौधरी एतजाज साहब से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। एतजाज साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, भी बताइएगा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो पार्लियामेंट के अंदर मंजूर कराया गया, सदर को भेजा गया, सदर ने साइन नहीं किए, वापस भेज दिया गया। अब इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत तो चल रही है, लेकिन हुकूमत ने एक दरख्वास्त दायर कर दी और कहा है कि जनाब इस पर फुल कोड बना देना चाहिए। आपकी राय में बनना चाहिए फुल कोड? इसमें यह है कि मैं तो समझता हूं कि
देना चाहिए फुल कोर्ट, और फुल कोर्ट होगा 15 जजेस का। अच्छा, ये अब हुकूमत फिर ये ना कहे कि इसको ये एक को निकालो, दो को निकालो। ये फोरम शॉपिंग नहीं करने नहीं जा सकती किसी को भी। फोरम शॉपिंग के अपनी मर्जी के अपनी मर्जी के दो जज निकाल दो और फिर फुल कोर्ट करो। ये 15 जजेस सारे बैठे, बेशक बैठे। मेरे ख्याल में तो कोई इसमें मुश्किल नहीं हो, आपकी नजर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा 14 मई को व्हाट डू यू थिंक सर, क्या होने जा रहा है? इंतखाबात के वाले से फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि हमें अपना फैसला मनवाना भी आता है। 14 मई में 7 रोज रह गए सर, क्या हो रहा है? 14 मई को पंजाब में इंतखाबात हो रहे हैं फिर? नहीं, 7 दिन बाद इलेक्शन तो नहीं हो रहा ना। अच्छा, इलेक्शन तो अब नहीं हो रहा 14 तारीख। अच्छा, क्योंकि वो ह्यूमनली इम्पॉसिबल कर दिया है उन्होंने, गवर्नमेंट को ह्यूमनली इम्पॉसिबल कर दिया। पर सुप्रीम कोर्ट चूंकि कह रहे हैं वो चीफ जस्टिस साहब कि हम उनने वो जो हमारा 14 मई का फैसला है कि 14 मई को इंतखाबात हो, वो हमने नजरअंदाज नहीं हम कर सकते उसको, उस पर भी हमारी नजर है और रहेगी। तो उसको अगर वो किसी तरह कारगर करना चाहते हैं तो शायद वो कंटेम्प्ट और इस तरफ चल पड़े। मुझे नहीं पता बेंच की क्या है, लेकिन 14 मई का फैसला 14 मई के बाद इस हद तक जरूर मौजूद रहेगा कि उसकी जो हुक्म अदूली हुई है उससे हुक्म अदूली की बायस वो कंटेम्प्ट तौहीन अदालत का एक केस बड़ा स्ट्रेट बनता है। ठीक है। और 3-4 लोगों के खिलाफ तो बनता ही है जिन्होंने ज्यादा कहा है कि हम नहीं, और पार्लियामेंट के बाहर जिन्होंने कहा है उसमें तो कोई मसला नहीं। पार्लियामेंट के बाहर जिन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे ये 3-4 बंदों के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जारी कर दें। पर मैं समझता हूँ कि कंटेम्प्ट में से पहले ये जिस तरह आसिफ की तकरीर देखो, ये राना सनाउल्लाह के बयानात देखो, इन्होंने खुद कुछ जैकेट पहनी है। अच्छा, ये जख्मी होना चाहते हैं, सियासी ये कुछ खून लगा के शहीदों में शामिल होना चाहते हैं। अच्छा। इनका मंशा ये है कि हमें सुप्रीम कोर्ट नाअहल करार दे। सही है। फिर हमारा एक बयानिया हो जाएगा, हम भी मजलूम है, हमारे साथ भी देखें। हर दफा ये रवैया रखा जाता है कि हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ये इनसे ये चूंकि उनकी ख्वाहिश है और वो अपनी स्ट्रेटजी इसी पे बनाना चाहते हैं कि वो हो जाए डिस्क्वालीफाई कर दिए जाए। सही है। तो इनको इलेक्शन से पहले डिस्क्वालीफाई नहीं करना। तो सर फिर मतलब आप ही कह रहे हैं ह्यूमनली पॉसिबल 14 मई को इलेक्शंस होते हुए नजर नहीं आ रहे, और आपने कहा कि जनाब फिर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेंगी। तो ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग सर 14 तारीख के बाद बढ़ेंगी, क्योंकि अदालत तो कह रही है कि हमें 14 तारीख को इलेक्शंस करवाने हैं, हमने फैसला दे दिया है और उस पर इंप्लीमेंटेशन करवानी भी आती है। तो फिर अब क्या होगा 14 मई के हवाले से, क्या मतलब आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? 14 मई के बाद ही मेरा ख्याल है इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, 14 मई के बाद फिर वो हुक्म अदूली हो जाएगी ना, क्लियरली हो जाएगी। अच्छा, कोई ये नहीं मतलब 14 मई के बाद होगी कोशिश करता हूँ करा दूं, वो तो हो ही नहीं सकती। अब तो इम्पॉसिबल है कि लिस्ट छपे, कागज आए, दीगर मामला सारे पंजाब में वो हर पोलिंग स्टेशन पे। तो सर फिर एक सवाल फिर ये भी तो बनता है ना कि सेक्रेटरी खजाना को कहा गया था गालिबन आप फंड जारी करें, सेक्रेटरी दिफा को कहा गया था कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करें इलेक्शन कमीशन को ताकि वो इलेक्शन करवा सके। अब कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी, तो आपको क्या लगता है कि इस कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स में सिर्फ इन ये 2 शख्सियात आएंगी या फिर कैबिनेट भी आ सकती है, दीगर लोग भी आ सकते हैं? मैं पूछूं कि वजीर आजम भी आ सकते हैं? नहीं, वो जो पार्लियामेंट में हुआ है वो अभी तकारीर हुई है, उनको मेरा ख्याल है उसमें उलझना नहीं चाहिए। अच्छा, ये स्टेट तो लें जो बाहर जिन्होंने पार्लियामेंट के, जिनके पास डिफेंस ही नहीं है कि हमने पार्लियामेंट के फ्लोर पे बात की है, उनके बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, बहुत सारे वो उनके बयानात हैं, वो उनको लें और बुला लें और कहें कि ये आपने बयान दिया था कि आप नहीं
तस्लीम करते उस बेंच को, तो उसके और उसके फैसले को भी नहीं तस्लीम करते। सही है। क्या आपने ये बयान दिया था, वो क्या कहेगा? वो उसके सामने वीडियो टेप चला दे, वीडियो उसका चला दे, वो कहेगा जी मैंने किया था, बस। उसके बाद कोई एविडेंस की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कोई फर्दर प्रोसीडिंग की जरूरत नहीं। अच्छा। और वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, जिस तरह यूसुफ रजा हुआ था। पर मैं इसके हक में नहीं हुई, प्रोसीडिंग को इख्तिताम तक लेके नहीं जाना चाहिए। वो चाहते हैं कि हम में से एक दो डिस्क्वालीफाई हो, अच्छा, तो हम अपना बयान नहीं बना सके लेके और निकले इलेक्शन कैंपेन के बाद, जब भी इलेक्शन तो चले, जो भी डेट पड़े। ये तो आप कह रहे हैं ना कि सियासी तौर पर वो ऐसा करना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनको ये कहा गया था कि आप इंतखाबात करवाइए, वो उन्होंने भी माजूरी जाहिर कर दी, उन्होंने भी माजरत कर ली थी। कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी आ सकते हैं? हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो बिल्कुल बहुत ही उसका मेरा ख्याल है बहुत ही गलत किरदार है। अच्छा, उन पर भी लग सकती है। अच्छा सर, ये बताइएगा, मैं थोड़ी सियासत की बात कर लूं, क्योंकि मैंने अपने इंट्रो में बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरा भारत के हवाले से कहा था, शंघाई ताउन तंजीम। आपको लगता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दौरा करना चाहिए था? आपको लगता है कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव के हवाले से बेहतर तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेजेंट किया है, पेश किया है? आप कैसे देखते हैं इस दौरे को? पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव मैं तो देखता। अच्छा। देखिए, एक तो फोरम नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो मैं तो किसी फोरम को छोड़ने के हक में ही नहीं होता। सही है, बिल्कुल सही। और फोरम नहीं छोड़ना चाहिए था। और अच्छा, फोरम नहीं छोड़ना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि इसमें जो बिलावल ने रख किया अपने आप को बहुत ही अच्छे अंदाज में, ही हैज स्कोर्ड पॉइंट्स इन इंडिया। और इंडियन अगर आप देखें, इंडियंस कुछ सारे जयशंकर के साथ नहीं है। वो समझते हैं कि जयशंकर को ये नौजवान आके बिल्कुल उनकी 35 साल की सर्विस है सर। और बिलावल ने देखे फोरम में, एससीओ के फोरम में तकरीर करनी थी, वो एससीओ के ज़ाब्तों के तहत ही हो सकती थी। वो एससीओ के ज़ाब्ते हैं कि ये बाकायदा उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक मल्टीलैटरल फोरम है, इसमें जो बायलैटरल मेंबर्स की आपस में उनमें नहीं उलझा जाएगा, उनका जिक्र नहीं। तो उसने उनका सिर्फ हवाला दिया चेयरमैन बिलावल ने। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इंडियन टेरिटरी पे, और ये जिसका कह रहा है कि इंडियन टेरिटरी पे वो आप इतनी बातें वो कर गया है, उधर उन्होंने मौक़िफ़ उसने पेश किया, सारा कश्मीर का भी उसने ये जो एक बात की है कि इंडिया की हुकूमत, मोदी हुकूमत चाहती है कि सब मुसलमान, सब दहशतगर्द, खान में भी सब मुसलमानों को, और इंडिया में भी सब दहशतगर्द कहते हैं, मुसलमान है उसको दहशतगर्द करार के। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये एक बड़ा पॉइंटेड नुक्ता चेयरमैन बिलावल ने लिया है, और मैं समझता हूँ तो सर ये जो आरएसएस को एक्सपोज किया, हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है, उन्होंने कहा कि अपर हाउस लोअर हाउस में एक भी मुसलमान बीजेपी की तरफ से नहीं है, और इंडियन मीडिया को फेस किया। आपको लगता है कि उन्होंने बेहतर तरीके से सारे मामलात को प्रेजेंट किया है? ये बहुत आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और फोरम में जाना चाहिए था, अपनी आवाज उठानी चाहिए थी, उसके दायरे में ही, उसके जो आईन है उसका, उसमें ही रह के आप बात कर सकते थे, आपने की है, और उनके घर में करके आए। अब जयशंकर बाद में लकीर पीटता रहे, सांप गुजर गया उसकी, वो पीटता रहे लकीर, कुछ नहीं उसको। ये तो बहुत टेंशन था। मैं समझ ख्वाजा आसिफ जो इतनी बड़के लगाते हैं, उसको भी जाना चाहिए था जब वजीर दफा का था, वो क्यों नहीं गया? ठीक है जनाब, मुझे नहीं खबर इसकी। ठीक है सर। एतजाज साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का ख्याल रखिएगा सर। आप अपना आप इस साथ मौजूद हैं, फैयाजुल हसन चौहान भी हमें ज्वाइन करेंगे। आबिद साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम।
सर ये बताइएगा, मैं भी बात भी करूंगा, ये जो आपके मसाइल चल रहे हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के हवाले से या सुप्रीम कोर्ट जो बार काउंसिल के हवाले से हैं, अब बहाल भी आपको कर दिया गया है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये आप इत्तेफाक करते हैं 14 मई की बात को, जो एतजाज हसन साहब कह के गए कि अब तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इलेक्शंस कराना और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चलेंगी शायद 14 मई के बाद से? देखिए अब वाकई बिल्कुल अब तो नहीं है, लेकिन और अगर ये हुक्म नहीं माना गया तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। बिल्कुल देखिए उसमें कंटेम्प्ट है, आइन शिकनी की भी शक लग सकती है। अब ये देखना होगा कोर्ट को। देखिए कोर्ट की बात मानना आइन के तहत हर इदारे पे लाजिम है, और इन्होंने अगर ये बात हुक्म नहीं माना और मुख्तलिफ एक्सक्यूज और ECP ने भी वो रिव्यू दे दिया, पता नहीं उस रिव्यू का क्या होता है, मुझे नहीं मालूम उसमें ऑर्डर क्या है। आखिरी दिन उनको रिव्यू देने का क्या मतलब, मैं समझा नहीं। सर ये तो लेकिन अब पहली तारीख को ऑर्डर आया था सर, ये 30 दिन तो नहीं, ऑर्डर तो बहुत पहले आया था, लेकिन 4 तारीख का भी ऑर्डर था। अच्छा 4 अप्रैल का ऑर्डर था जिसकी इन्होंने रिव्यू डाली एंड में। देखिए सिर्फ ये इलेक्शन कमीशन विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, बड़ा अफसोस है, वो भी एक आईनी इदारा है, उसके अपने हुकूक है, पूरा चैप्टर है उनका कि उनका इलेक्शन कराना उनकी जिम्मेदारी है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। लेकिन आप देखें कि वो एक पार्टी के साथ बिल्कुल पार्टियों के साथ मुंसलिक हो गए कि बिल्कुल उनकी बात जो होती है वो करते हैं। और जो जिस तरह की उन्होंने ज़बान जो टीवी पे आपके चैनल्स पे चली, अगर ये ज़बान उन्होंने उस रिव्यू एप्लीकेशन में डाली है तो बड़ा अफसोस है। देखिए मैं सही हूं ना सर, उन्होंने ये बात बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का ये दायरा इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट दें। ये भी मेरे ख्याल से शायद उन्होंने लिखा है कि जनाब आपने खुद ये कहा कि इलेक्शन कमीशन डेट दे सदर की कंसेंसस के साथ, तो आपने खुद कैसे दे दी? ऐसा ही है? देखिए बड़ी इम्पोर्टेंट आपने बात की। देखिए आप कोर्ट के अगर आप एज अ पार्टी यू कैन चैलेंज द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, इसमें कोई मुज़ाहरा नहीं होता। आप कह सकते हैं कि आईन कानून के तहत ये जो बात के सामने जो केस आया है वो दायरा इख्तियार से बाहर है, ये एक नॉर्मल कोर्स में होता है, बेइज्जती करके नहीं होता। दूसरी बात है कि कैसे नहीं होता, वो एक तारीख थी सदर ने दी, सदर की तारीख को आपने खुद ही खत्म कर दिया, उसमें दूसरी प्रोसीडिंग शुरू हुई, उसमें फिर आपने 8 अक्टूबर दे दी तारीख, फिर कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और तारीख देनी पड़ी क्योंकि आपने अपना रोल प्ले नहीं किया, यू फेल्ड टू ओबे द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो ये कंटेम्प्ट तो इनकी पहली मार्च के ऑर्डर की भी इन्होंने कंटेम्प्ट कर दी थी। मैं तो कहता हूँ कंटेम्प्ट नहीं, इन्होंने आइन शिकनी की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इनको देखना पड़ेगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर केस उस तरह से चलता है। की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, वो कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आते हैं कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स में, तो आप एग्री कर रहे हैं ये बात ना? बिल्कुल ही बिल्कुल। उसके अलावा बाकी मेंबरान भी हैं, और मैं तो कह रहा हूँ उससे आगे जा रहा हूँ मैं सलमान, मैं कह रहा हूँ कि इनको कोर्ट ये भी देख सकती है कि जो इन्होंने बात की वो आइन शिकनी में तो नहीं आती, तो उसके अलावा और कॉन्सिक्वेंसेज हैं आप जानते हैं। तो आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं सर मेरे ख्याल से तो आर्टिकल जी, तो देखिए ना ये अब इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए ये बात। और जिस तरह से तजलील की गई विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट आला अदलिया की और जजों की, देखिए ये तो कोर्ट ने अपनी बहुत तहम्मुल से काम लिया है। आर्टिकल 68 कहता है कि आप उनकी कंडक्ट वगैरह को पार्लियामान में ज़ेर बहस नहीं ला सकते, लेकिन लोग हर रोज़ उनकी जिस तरह हमने तजलील देखी और बड़ा अफसोस है। लेकिन मैं आपको बताऊँ सुप्रीम कोर्ट बार जो है और बाकी वकला सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े, आइन और कानून के साथ खड़े। देखिए हम भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टीज होती हैं, उनको वो भी एक सुतून है आइन के तहत स्टेट का, वो तो उनको भी अपने दायरे इख्तियार में रह के बात करनी चाहिए। ठीक है, उनको हो सकता है वो कहें कि जी आप हमारे दायरे इख्तियार में आप मुखल हो रहे हैं, आप इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट इज दैट कि आइन की तशरीह करना, आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो ये आइन ने ये जुडिशल पावर जो है और जुरिसडिक्शन कोर्ट को दी है, तो इसमें ये चीज़ें सारी बातें सामने आई। अच्छा सर, मैं अगर आपके सामने दो सिचुएशन रखूं, फिर मैं आऊंगा सर ये पाकिस्तान बार काउंसिल और आप लोगों का जो आप मुबारकबाद ये दीजिए कि जिस पॉइंट पे मैं और मेरे रुफका, जिसमें मेरे जो लोग सेक्रेटरी साहब, एडिशनल सेक्रेटरी साहब, वाइस प्रेसिडेंट्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो मेरे साथ हैं, और मैं आपको उनका नाम भी दूंगा कि आप उनको भी प्लीज मदऊ कीजिए अपने प्रोग्राम में, बहुत अच्छे वकील हैं, तो मैं आपको नाम भेजूंगा, आप प्लीज उनसे भी उनको भी बुलाएं, सेक्रेटरी को बुलाएं, एडिशनल से वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं, दे आर वेरी गुड लॉयर्स, तो आप प्लीज उनको भी, मैं कहूंगा चैनल्स में उनको भी आना चाहिए। मैं ये डीसीड करने वाला भी बात करूंगा कि उनके पास इख्तियार है या नहीं है, या पाकिस्तान बार एसोसिएशन का झुकाव हुकूमत की तरफ है या नहीं है। फिर दूसरी और बातें भी हैं कि 14 मई के बाद क्या मामला हो सकते हैं। एक ब्रेक का सर मुझे कहा जा रहा है, अभी साहब हमारे साथ एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला प्रोग्राम में आगे बढ़ाएंगे।
जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे तफसीली बात करते हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब, सर ये बताइएगा, ये पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के दरमियान ये मामला हुआ क्या बेसिकली? और जैसे अभी मैं बात कर रहा था आपसे बहाली के वाले से, एक खबर ये भी चल रही है कि सर कुछ अराकीन ने सुप्रीम कोर्ट बार सदर यानी आप ही के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है, ये भी ऐसा है मामला? सही कह रहे हैं, बगावत तो सही कह रहा हूं आप क्या बगावत तो क्या बगावत होगी। खबरें तो ये सारी मीडिया जंग हो रही है जो वो लोग गलत सलत खबरें चलाते हैं। अच्छा। देखिए, आपको याद होगा कि जब इन्होंने हमारे एक्शन लिया, हमारे 2 सेक्रेटरी और इनके खिलाफ इलीगल एक्शन लिया पाकिस्तान। देखिए, पहले बैकग्राउंड समझिए। मैंने आज आपके चैनल पे सुबह इंटरव्यू भी दिया था और कल भी आप बहुत शुक्रगुजार हूँ सारे टीवी चैनल्स का, और जो लोग हमारी कॉल पे आया मेरा इंटरव्यू, हमने उनके सामने इंटरव्यू दिया, स्टेटमेंट दिया अपने। देखिए, बात ये हुई थी कि आप देखें पाकिस्तान बार में, जबकि मैं खुद भी पाकिस्तान बार का मेंबर हूँ, जिसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते हम लोगों की वो लोग, जो वो 2 ग्रुप्स हैं हमारे बेसिकली, जो वकील के 2 ग्रुप्स हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं आपस में। एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है जो आजम नज़ीर तारड़, एहसन बून साहब वगैरह लीड करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और डिस्पाइट द फैक्ट इज द मिनिस्टर ही कंटिन्यूज टू बी मेंबर ऑफ द पाकिस्तान बार काउंसिल। जबकि आपको याद होगा फरूक नसीम साहब जब मिनिस्टर हो गए तो इन्हीं लोगों ने केसेस करके उनको वहां से हटवाया। लेकिन ये अभी तक ये भी देखना पड़ेगा, केस पेंडिंग है परवेज इनायत मलिक साहब का, और वो अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है कि ये आजम नज़ीर तारड़ साहब अब कैसे मेंबर हैं पाकिस्तान बार। चलें, वो मेंबर है। तो ये देखिए ग्रुप, हमारा ग्रुप है हामिद खान ग्रुप, जिसे प्रोफेशनल ग्रुप कहते हैं। देखिए, इलेक्शन होते रहते हैं, नेचुरल ग्रुपिंग्स होती हैं, लेकिन जब एकदम आप सदर या किसी पोजीशन पे आ जाते हैं, फिर आप सब मेंबरान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, रिस्पेक्ट किया या नहीं। और इसी तरह इसी हम जज्बे के साथ आए। इनके कुछ मेंबर्स इलेक्ट हुए जो कहते हैं 10 की मेजॉरिटी, कोई इस तरह का कानून में नहीं लिखा है मेजॉरिटी माइनॉरिटी। पॉइंट इज कि अब ये आए शुरू में, लेकिन ये रिमोट कंट्री जो लोग हमारे मेंबरान हैं, ये उधर से पाकिस्तान बार के जो इनके ये लीडरान हैं, उनको जो कहें वो करें। वो हम लोग की हाउसिंग सोसाइटी, हमने वहाँ आए देखा कि उसके अंदर 2 अरब का घपला किया हुआ इन लोगों ने, एहसन बून साहब की कमेटी और उससे पहले वाली कमेटी ने, और फिर उसके बाद ह्यूमन स्मगलिंग करा दी। उनके पिछले साल जो एहसन बून साहब की कैबिनेट थी उसके अंदर ह्यूमन स्मगलिंग हुई। तो ये सब चीज़ें हमने अर्थ की, हमने कहा फोरेंसिक ऑडिट वगैरह हो, तो ये भी बैकग्राउंड था। फिर आपने देखा ये जो अदलिया और पार्लियामान के अंदर एक जंग छिड़ गई। बेसिकली ये तो अब बड़ी डिटेल हो जाएगी ना। मैं कह रहा हूँ बगावत वाली बात हकीकत है या नहीं है? फिर मैं अली नवाज अवान साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया, मैं उनकी तरफ भी जाऊंगा। बगावत क्या होती है? बगावत ये होती है कि हम लोग 7 मेंबर हैं, हमारा कोरम 7 का है। ये लोग जब इन्होंने ये किया, हमने ये जो 10 लोग हैं इनकी मेंबरशिप भी हमने खत्म कर दी है, और ये एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर नहीं है। तो बेशक ये बगावत करते रहे कहीं बैठ के, और ये ऊपर बैठ जाते हैं पाकिस्तान बार में जाके, वो करते रहे जो कर। सही है। हमारी कोरम है 7 का माशाल्लाह से, और ये अभी हमारे एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स भी नहीं है। और माशाल्लाह आज जो हाई कोर्ट ने स्टे दिया उसमें हमारे ऑर्डर को मेंशन किया कि इसके खिलाफ कोई अपील वगैरह भी नहीं किया, करेंगे तो हम उसको देख लेंगे। तो फिर इंशाल्लाह ये बगावत तो उसी वक्त होती है जब आप किसी जगह हो। एग्जैक्टली, तो है ही नहीं, ये ही नहीं। चलिए सर, अभी साहब मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, कुछ मजीद भी डिटेल्स पर बात करेंगे, नहीं मामला मजीद है उन पर बात करें। लेकिन अली नवाज अवान साहब ने मुझे ज्वाइन किया, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। सर खैरियत से हैं, खैर वाफियत से हैं? जी अभी तक अल्लाह आपको हमेशा खैर वाफियत से रखे। अली साहब ये बताइएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरा भारत गोवा में जब गए थे मतलब सपोर्ट कर रहे हैं आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है क्या? कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जनाब ये गलत होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या इस पे स्ट्रेटेजी है? सिंपल, इसमें कोई दो वो नहीं है। हमने कहा कि अगर मोदी जीतेगा तो शायद चांसेस हैं कि हम एक पीसफुल तरीके से कश्मीर का सोल्यूशन निकाल सकेंगे। सही है। और जब वो आए और उनकी जो पॉलिसीज थी, जो आरएसएस की पॉलिसी को उन्होंने टो करना शुरू किया, और उसके बाद जब वो 370 और उन्होंने चेंज किया 35A के अंदर, तो हमने उनके साथ तमाम ताल्लुकात मुनक़ता कर दी। हमने कहा अगर जब तक कश्मीर का पीसफुल सोल्यूशन नहीं, सर वैसे ऑनेस्टली मैं आपकी बात को कट कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी कहूंगा सर, ये सीएम गुजरात की हैसियत से जब उन्होंने काम किया था उसके बाद भी अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे तो सर इसको मासूमियत ही कह सकते हैं, और क्या कहेंगे? देखिए, आपको हमेशा होपफुल रहना चाहिए। अच्छा, ये नहीं होता कि देखें जिन मोदी वजीर आजम बने उसी जमात से वाजपेयी भी वजीर आजम बने थे। exactly. और वाजपेयी पाकिस्तान भी आए थे, और उस वक्त आपको पता है क्या क्या पैक्ट साइन हुए थे। तो हम होपफुल थे कि शायद उनको अकल आ जाएगी, जब वो जीत के आएंगे तो शायद उनकी सोच में कोई फर्क पड़े। पर जब वो नहीं पड़ा, और उसके बाद पुलवामा के अंदर जो हुआ आपके सामने है,
और हमने उस वक्त से टोटल मुनक़ता कर दिए हर तरह के ताल्लुकात, इवन ट्रेड तक के ताल्लुकात इंडिया से। सही है। अब जहां आपको बुलाया भी नहीं जा रहा, जहां G20 हो कहाँ रही है, और जिस तरह उनके फॉरेन मिनिस्टर ने आपको ट्वीट किया है, जिस तरह के इल्जामात लगाए, मुझे तो सिर्फ ये बता दें कि आप जब वो वापस आएंगे और G20 का इशू होगा कलेक्टिव मेमोरेंडम, उसके अंदर पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया उसे पता चलेगा। सर ये तो शंघाई ताउन तंजीम वाला मामला था ना, इसमें बायलैटरल तक कुछ भी नहीं था, तो इसमें उनको रिप्रेजेंट करना, तो फोरम क्यों छोड़े सर? जाना चाहिए बिल्कुल, आपको नहीं लगता? देखिए बिल्कुल बिल्कुल फोरम, ये मुझे बताएं G20 हो कहाँ रही थी? भारत में ही। भारत में कहा जी? हेलो, मैं कह रहा हूँ भारत में कहा? नहीं, मैं आप बताइए कहां पर हो रही थी? मैं, आप मेरी बात टेक्निकल समझे, मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। गोवा में हो रही थी ना? आप ये, मैं शंघाई की बात कर रहा हूं सर, ये गोवा में हो रही थी ना बेसिकली, तो आप मुझसे किस चीज का सवाल कर रहे हैं? गोवा के अंदर। जी जी। जहाँ आपको पता है ना, आपके बहुत सारे साहबी भी गए हुए हैं, और गोवा बीचेस की, और गोवा में खाने कैसे खाए जाते हैं सर। प्लीज सर, ये सिफारती ताल, अब इसमें आप अगर अमेरिका लेकर आ जाएंगे, अमेरिका में तो इससे ज्यादा होता है सर, ना करें ना सर ये बात, तो सिफारती मामला है, इस तरह तो सिफारती मामला ही नहीं चलेंगे फिर। आप सिफारती मामला किसी बेसिस के ऊपर आगे चलाते हैं ना, प्री रिक्विजिट्स होते हैं, आपने प्री रिक्विजिट्स रखने होते हैं सामने, आपने अपना केस बुलंद। आप मुझे बताएं, जब इंडिया पाकिस्तान के 2018 के बाद इमरान खान साहब जाते हैं यूनाइटेड नेशंस में, इमरान खान साहब डिफरेंट फोरम्स के ऊपर जाते हैं, वो बात क्या करते हैं? जब 35A और 370 की बात होती है तो इमरान खान साहब क्या कहते हैं उसके ऊपर, और पूरी दुनिया मानती है, और उस वक्त नैरेटिव इंडिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या गलत बात की है ये भी तो बताया ना सर मुझे। अगर वहां जाके उन्होंने क्लियरली बोला है कि जो आपके दौरे हुकूमत में 5 अगस्त 2019 का जो इकदाम था, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें आपका कुछ अमल दखल था, लेकिन उस वक्त और हुकूमत आपकी थी, और भारत ने जिस तरह से आर्टिकल 370 हटाया था, तो उन्होंने कहा जब तक उस स्टेट पर वापस नहीं आएंगे हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये तो उन्होंने प्रेजेंट किया ना पाकिस्तान को, तो डोंट यू थिंक सो कि ये अच्छी बात थी? सर मुझे बता दें आप किस तरह, आप रिजल्ट आता है और उसके बाद आपको पता चलता है, एक इवेंट होता है, उसके बाद वो रिजल्ट आता है और आप बताते हैं कि चीज अच्छी हुई कि बुरी हुई। अब मुझे बताएं वो कंक्लूड हो गया हुआ है, आप मुझे बताएं कि उसका जो कंक्लूजन आया वो पाकिस्तान के हक में। सर यूएन में खिताब किया था खान साहब ने, कश्मीर की आवाज उठाई थी, सबने तारीफ की थी कि खान साहब ने कश्मीर के हवाले से क्या खुसूसी हमेशा एक नैरेटिव बनाया। सुने तो सुनना, आप बात तो सुन लेना सर। अली नवाज साहब पैदा करने वाले, सर यूएन में भी तो खान साहब ने तकरीर की थी ना, शानदार तकरीर की, सबने तारीफ की, उनके दुश्मनों तक ने कहा कि खान साहब ने बड़ी जबरदस्त जानदार तकरीर की। कंक्लूजन क्या था? नहीं था ना सर। आप अपने जज्बात को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, नथिंग एल्स। मैं आपको बात बताता हूँ, खान साहब ने यूनाइटेड नेशन तकरीर की जी, उसके 2-3 पहलू थे, एक इंडिया था और दूसरा इस्लामोफोबिया था। बिल्कुल इमरान खान ने तकरीर की, तो अब क्या हुआ कि दुनिया ने एक दिन रखा 15 मार्च कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट एक दिन मनाया जाएगा। आप अपनी बात बनवाते हैं और उसके ऊपर अमल दरामद होता हुआ आता है। मुझे बात बताएं, जिस वक्त इंडिया पूरी तरह आपके खिलाफ कंपेन कर रहा है, आपको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने की दर के ऊपर है, आपको एक तबाह हाल मईशत डिक्लेयर करने के दर के ऊपर है, आपसे पूरी दुनिया से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो आपसे रवाबित खत्म कर दें, सफारती रवाबित खत्म कर दें। उस वक्त मुझे बात बताएं, आप इंडिया जाके क्या चीज प्रूव करना चाह रहे हैं? और उधर जो शंघाई ताउन तंजीम थी, चाइना ने इसकी बुनियाद 2001 में रखी थी। नहीं जाते, हम अपने करीबी दोस्त को नाराज कर लेते सर। ये बायलैटरल नहीं था, बायलैटरल नहीं हुआ सर। यहाँ आप लोगों ने तो ये तक कहा कि नमस्ते कर आ गए। अगर आपने वो वीडियो देखी होती, जयशंकर सबसे मिल रहे थे, इसी तरीके से मिल रहे थे सर। कुछ मामला रियासत के होते हैं, आपको नहीं लगता कि रियासत जब खान इमरान खान साहब जब गए थे और उन्होंने आप मुझे हुर्रियत रहनुमाओं से मिले, आजाद मीडिया से मिले, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मुझे बताइए क्या बात की, क्या है उन्होंने वहां? मुझे एक बात बता दें, मैं आपकी बात को अगर एक सेकंड के लिए दुरुस्त मानूं, आपको क्या लगता है एज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर्सपेक्टिव क्या बात करनी चाहिए थी? सिंपल, मेरा ये ख्याल है वहां नहीं जाना चाहिए सर। आपको बड़ी बात क्या करनी चाहिए थी, मैं तो ये पूछ रहा हूं सर। नहीं जाना इज नॉट एन ऑप्शन ना सर। इतना शदीद इंडिया आपको पूरी दुनिया के अंदर
पूरी दुनिया के, आप मुझे बताएं एशिया कप होने वाला है तो इंडिया को पाकिस्तान में टीम भेजना नहीं चाहिए। वो तो क्या हम पाकिस्तान के साथ हालात ठीक, तो हमने भी तो कहा है ना कि वर्ल्ड कप पे हम नहीं जाएंगे सर, फिर हमने भी तो कहा है, हम भी तो जवाब देते हैं ना। जवाब ना देना इज नॉट एन ऑप्शन, टक्कर का जवाब देना। ये वन साइडेड वर्जन जा रहा है, ये तो यही तो आपको। अच्छा चले, मैं जरा ये आबिद जुबैरी साहब से इस पर पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूँ। आबिद जुबैरी साहब, ये सियासत के मामलात, ये कानूनी मामलात तो अपनी जगह पे, आबिद जुबैरी साहब क्या समझते हैं इस सिफारती मामलात में बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा ठीक था, अच्छा था, नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था? देखिए वो हमारे वजीर खारजा हैं और देखिए मैं समझता हूँ क्योंकि आप इस सियासत में होते हैं या जो भी सियासत होती है उसमें बातचीत का दरवाज़ा हमेशा खुला रखना चाहिए और वहाँ आप एक मेंबर हैं अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के, तो आपको मैं समझता हूँ जाना चाहिए। बॉयकॉट करने से कोई नहीं होता। बॉयकॉट इज नॉट एन ऑप्शन। बिल्कुल, हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है बहुत वहाँ जुल्म हो रहे हैं मुसलमान में, कश्मीर पे, वो हमारा हिस्सा है कश्मीर, उसके ऊपर हमें कोई वाहिदा नहीं करना सही चाहिए। है, उन्होंने कश्मीर के वाले से कह दिया कि भाई मुज़ाकरात उस वक्त होंगे जब आप 5 अगस्त 2019 के बिल्कुल सही। देखिए इससे ज्यादा भारत में बैठ के ये बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात, हमारे वजीर खारजा ने ये बात करनी बड़ी बात की है। उन्होंने उनकी जगह बैठ के, बेशक जयशंकर ने अगर उनको अपनी सही से उनको नहीं मिला तो ये उनके ऊपर बुराई गई है। हमारे वजीर खारजा तो खुद चल के उनके पास गए, तो कोई ये बुराई नहीं कर सकता कि पाकिस्तान ने कोई बात नहीं की। अगर आप बॉयकॉट करते हैं चीज़ों का फिर आपको मुश्किल आती है। चाइना काम जो यहाँ पर आए हुए हैं, इसके दौरे का भी तो अनाउंसमेंट उसी वक्त हुई है ना जब ये सब गोवा में चल रहे थे। तो ये अब देखे ना, मैं कहता हूँ कि बड़ी बात है कि उनके जाके बोर्ड के चेयरमैन साहब ने बात की इस तरह से, तो मैं समझता हूँ कि देखिए सिफारत आप वजीर खारजा, आपका बात एक दूसरे से बात करना, तो देखिए हम हर जगह जहाँ भी कई डिफरेंसेस आते हैं, मैं कहता हूँ हमारी बार में भी जो डिफरेंसेस आए उसको भी बैठ के तय करने चाहिए ताकि बार के, लेकिन किसी एजेंडे के साथ नहीं, आइन और कानून के साथ। यही हमारा जो है, हमारा आप बात करें लेकिन कश्मीर पे कोई सौदा नहीं हो सकता। बिल्कुल। अच्छा सर चलें, क्योंकि कानूनी मामला तो पे भी बात कर लेते हैं। सर ये आपने अपनी दरख्वास्त में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान बार काउंसिल का जो झुकाव है वो हुकूमत की तरफ से, अगर मैं इसकी वजह पूछूं तो सर क्यों, क्या वजूहत है? इसी के इंडिपेंडेंट ग्रुप के जो हेड हैं वो है सिटिंग लॉ मिनिस्टर हमारे आजम नजीर तारड़ साहब और एहसन भून साहब। ये सारा जो है ये बहुत करीब है, हुकूमत वक्त के साथ हैं ये। तो देखिए झुकाव होना कोई गलत बात नहीं है मैं समझता हूँ, लेकिन बार को ताबे नहीं कर देना चाहिए उनकी पॉलिसी। हमारा जो एक स्टैंड है सुप्रीम कोर्ट बार का आइन कानून की बालादस्ती और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना, उसके वो बिल्कुल खिलाफ है। और ये हमारे खिलाफ जो बातें हमें हटाने की, हमारे खिलाफ जो साजिशें कर रहे हैं, ये करी है इन्होंने, जो अल्लाह के बल से हमने कोशिश करके, आप लोगों ने भी हमारी मदद की, मीडिया ने भी हमारी ये बात इनकी एक्सपोज की कि जो हरकतें कर रहे थे अपने चंद मेंबरान के थ्रू, सब नहीं चंद मेंबरान मैं कहता हूँ उनके थ्रू, देखिए अल्लाह ने हमें उसमें कामयाबी अता फरमाई। और हम देखें हम जिहाद कर रहे हैं, हम आइन की बालादस्ती और सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी के लिए हम जिहाद कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम उस पर खड़े रहेंगे अल्लाह की मदद से। मेरा पॉइंट ये है ना कि अब सबके खिलाफ, अगर नजरिए के खिलाफ भी साजिश हो रही है, बार के खिलाफ भी साजिश हो रही है, तो सर किस तरह से आपने कहा ना कि हम इस पर फाइट करेंगे, हम जंग लड़ रहे हैं अदालतों में, हम लड़ रहे हैं, हम खड़े में, और अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी हम ऑप्शंस हैं हमारे पास, लेकिन इस वक्त हम अदालती जंग लड़ रहे हैं। और अदालती जंग में ये देखें, हम लोग बाहर के लोग हैं, हम लोग ये थोड़ी है हम लोग को इस तरह से, हम लोग वकील हैं, आइन और कानून की बात करने वाले हैं। हम अगर कोई डिफरेंसेस आ जाता है बैठ के तय करें, नहीं होते तो अदालत से रुजू करें, वहाँ जाके अपने मसले हल कराने की कोशिश करें। लेकिन बाहर के मसले इस तरह से मैं समझता हूँ आपस में बैठ के होना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट बार is not subservient to the पाकिस्तान बार काउंसिल, वो चाहते हैं हम दब के रहें उनसे, ये नहीं हो सकता सर। आप आए इक्वल फुटिंग पे इज्जत के साथ हमारे से बात करें, हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम डिक्टेशन नहीं लेंगे सर। ठीक है इंशाल्लाह। चले ठीक है सर ये मामला तो हो गया। अब मैं सर, क्योंकि आखिरी 1-2 लम्हात मेरे पास बचे हैं, 1-1.5 मिनट है सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर, ये 14 के बाद कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी, इसमें वज़ीर आज़म साहब आ सकते हैं, उनके खिलाफ कुछ सज़ा हो सकती है, क्योंकि प्रोसीडिंग्स जो कौमी असम्बली की चली हैं उसमें भी ये बात कही गई थी कि हो सकता है कि आपको नाअहल करार दी जाए, लेकिन घबराने की बात नहीं, आपको सदर बना देंगे, इस तरह की गुफ्तगू हुई है। देखिए जो आदमी, अगर देखें मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म जितने लोग हैं सबको
होश के नाखून लेने चाहिए कि इस मुल्क के जो हालात हैं हम कहीं इररेलेवेंट, हम दुनिया में, आज मैं पढ़ रहा था आर्टिकल्स वगैरह कि हम इररेलेवेंट होते चले जा रहे हैं, हमारे नेबर्स हमसे बहुत आगे निकल के जा रहे हैं। तो ये लोग सब बैठ के तय करें। जब तक आप आइन और कानून की इज्जत नहीं करेंगे तो आपकी भी कोई इज्जत नहीं होगी। तो अगर आपने बात है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरू होती हैं, आप फारे होंगे, आप सदर इस तरह से नहीं बनते। सदर बनाने का भी एक प्रोसेस है, वो तो इलेक्टोरल कॉलेज पूरा ही नहीं है, तो सदर कैसे बनाएंगे? एतजाज साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए कंटेम्प्ट की, क्योंकि ये बेसिकली वो खुद उनका एक नजरिया है कि हुकूमत ये खुद ही चाह रही है कि भाई हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हो। अब ये देखें, ये देखें, एतजाज साहब हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, बहुत हम उनकी इज्जत करते हैं, हमारे बड़े हैं सर, और उनकी जो बात है उस पर बड़ा वजन होता है। मैं कभी उनकी बात से इख्तिलाफ, लेकिन मेरा एक और व्यू है, वो ये है कि अगर कोर्ट 14 अगर उनका हुक्म नहीं माना जाता और इस लेवल पे कोर्ट की बात को इस तरह से उड़ा दिया जाता है ऑर्डर को, तो फिर ये बात रुकेगी कहाँ? कोर्ट हैज टू एक्ट। कोर्ट फिर तो 8 अक्टूबर को भी फिर नहीं हो पाएंगे, जाहिर सी बात है। अगर आपने मानना ही नहीं है हुक्म तो वो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। देखिए फिर 8 अक्टूबर ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि 2023 में ही होंगे। आप ये तहलील हो जाएगी 13 अगस्त तक असेंबली, 90 दिन के इलेक्शन होने, तो 90 दिन को आप आगे कर दीजिए। 90 दिन तो फिर 12 साल भी हो सकते हैं। अगर आप एक कानून नहीं मानेंगे तो आगे के भी कानून पर सवाल निशान खड़ा हो जाएगा। क्या होता है क्या? अगर आप कानून की बात नहीं मानेंगे तो फिर आपकी बात भी नहीं मानेंगे। अवाम इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करा देगी। हाफिज भाई साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही इसकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह कल 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।